अपन ने जो है वो वायु प्रदूषण के बारे में आज चर्चा करनी थी कि वायु प्रदूषण क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि पानी, बादल कैसे बनते हैं और पानी कैसे कैसे गिरता है, पानी सैटेलाइट के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। आज हम सुनने वाले हैं वायु प्रदूषण के बारे में। तो वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण जो है, जब आपको मालूम है हमारे आसपास जो वायुमंडल है वो कई गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, धूल के कण भी है, जलवाष्प भी है जिसको आप नमी बोलते हो। इतनी सारी चीजों का मिक्सचर है हमारे आसपास, है ना। ये हमारे सब वायुमंडल में मिक्सचर है। अच्छा, जब कोई चीज जो है, जब किसी क्षेत्र में इन गैसेस का अनुपात बिगड़ जाता है, अनुपात मतलब कोई गैस ज्यादा हो जाती है, कोई गैस कम हो जाती है। उदाहरण के लिए जब हम जो है पेट्रोलियम जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह आसपास रहती है, तो जो धुआं निकलता है उसमें जो है वो कार्बन कंटेंट ज्यादा रहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। डाई बोलते हैं, ओ के आगे दो लगा रहता है, दो को डाई पढ़ते हैं। जब केमिस्ट्री में दो लगा रहता है उसको डाई पढ़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों गैसें जो है वो ज्यादा मात्रा में निकलती है और इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। और हमारे लिए क्या है, ये दोनों गैसें ही हानिकारक है, घातक है। और यदि हमारी बॉडी में जाती है तो हमको जो है नुकसान पहुंचाती है। तो जब भी वायु, जो हमारे आसपास वायुमंडल की गैसों का अनुपात है वो बिगड़ जाता है, तो हम बोलते हैं कि वायु जो है वो प्रदूषित हो गई। उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको, जो पेट्रोलियम जलता है उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन धुआं जो निकलता है, जो चूल्हा वगैरह लकड़ी वगैरह जलाई जाती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज क्या है, आजकल जब पेट्रोल धीरे धीरे जो है वो मॉडिफाई होता जा रहा है, सुधरता जा रहा है, साफ करके जाने लगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो कुछ मात्रा में निकलती है, वो तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब क्या होने लगा है, पेट्रोल से निकलने वाली गैसों में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होने लगे हैं। जब भी ये चीजों को हम जलाते हैं तो ये नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन गैस है N2 बोलते हैं जिसका, नाइट्रोजन तत्व का नाम है जिसका सिंबल होता है N, है ना। और सल्फर भी एक तत्व का नाम है जिसका एस सिंबल होता है S, सल्फर को लिखते हैं S से, है ना। तो नाइट्रोजन और सल्फर क्या करते हैं, जब भी इनको जलाया जाता है ना, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं। काय के ऑक्साइड? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सिंबल क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? NO2 और SO2, है ना। यहाँ पर फॉर्मूले की बात आपसे नहीं करते हैं क्योंकि आपकी बुक से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। नाइट्रोजन के सल्फर, नाइट्रोजन के सल्फाइड और नाइट्रोजन के सल्फाइड और सल्फर के सल्फाइड, है ना। तो NO2 और SO2 ये जो है क्या करते हैं, वायु में मिल जाते हैं। ये जो है वो वायु में मिल जाते हैं और वायु को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। अब जब ये नाइट्रोजन के सल्फाइड और सल्फर के सल्फाइड जब पानी से मिल जाते हैं, नमी से मिल जाते हैं, है ना, मतलब वायु में घुल गए हैं, ये वायु में धीरे धीरे ऊपर जाते आएंगे और जहां बादल बन रहे होंगे ये क्या करेंगे, नमी से मिल जाएंगे, मतलब पानी से मिल जाएंगे। उसके कारण से क्या होता है, उसके कारण से जो पानी बादल में पानी है ना, वो पानी जो है वो एसिटिक हो जाता है। एसिटिक मतलब एसिड के रूप में हो जाता है। एसिड आपने 8 क्लास में पढ़ा है, अम्ल और क्षार, अम्लीय हो जाता है। जब वो पानी अम्लीय हो जाता है और जब जमीन पर गिरता है, बारिश होती है, तो वो पानी जब नीचे गिरता है तो वो अम्लीय जल होता है ना। अम्लीय जल होता है मतलब उसमें थोड़ा सा एसिड होता है, कुछ मात्रा में एसिड होता है। वो एसिड इतना ज्यादा नहीं है कि आप जो है वो जैसे उससे पानी में भर के टॉयलेट साफ कर लोगे, वो वाला एसिड इतना ज्यादा तेज नहीं होता जो एसिड है। लेकिन फिर भी नॉर्मल पानी जो हम पी सकते हैं उसका एक पीएच पैमाना होता है। पीएच पैमाना जो है वो किसी भी अम्ल की अम्लता और क्षारीयता, मतलब कोई अम्ल कितना ज्यादा तेज है, कोई क्षारक है तो वो कितनी ज्यादा तेज है, उसको ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाने का यूज किया जाता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच पैमाना जो है वो 7 से कम हो जाता है। पीएच पैमाने के बारे में कभी बात आएगी आपको, अभी उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है ना। तो पीएच पैमाना जो है वो किसी अम्ल की अम्लता और क्षारीयता बताता है, और जो है वो उस पैमाने पर जो है इसकी जो पानी की अम्लता होती है वो बढ़ जाती है ना। तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कर रहे हैं, अम्लीय वर्षा करवा रहे हैं। इस अम्लीय वर्षा से नुकसान क्या है, जब ये एसिडिक वाटर हमारे ऊपर गिरता है, हमारी बॉडी पे गिरता है, तो ये जो है वो हमको त्वचा का कैंसर करवा सकता है, हमारी बॉडी पे त्वचा का कैंसर हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारी जो फसल होती है, फसल पर जब ये गिरता है तो फसल को नष्ट कर देता है ना। दूसरी बात, हमारे कुछ बहुत महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, जैसे ताजमहल हो गया, वो पूरा मार्बल से बना हुआ है। जब मार्बल पे ये एसिड रेन होती है तो क्या होता है, वो मार्बल जो है वो घिसने लगता है, खुरदुरा हो जाता है। और जब एक बार खुरदुरा हो जाता है तो उसकी लाइफ धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो पत्थर अगर खुरदुरा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे घिसने लगेगा और उसकी धूल निकलने लगेगी, जिसके कारण से वो जो है वो धीरे धीरे समाप्त भी हो सकता है, गिर भी सकता है। तो ये चीज, ये अम्लीय वर्षा से ये नुकसान है।
और ऊपर से यदि वो हमारे बॉडी में जाती है तो भी हमको जो है वो कुछ हद तक डैमेज कर सकती है। हालांकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी अम्ल होता है और उससे कई ज्यादा तेज अम्ल होता है, HCl होता है हमारी बॉडी में, है ना। लेकिन हाँ, त्वचा कैंसर का कारण बन सकती है, वो हमारी फसलों को नष्ट कर सकती है, हमारी इमारतों को खत्म। तो वायु प्रदूषण के कारण से क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है ना। और वायु प्रदूषण किसको बोलते हैं, वायुमंडल में जो है वो गैसों का अनुपात निश्चित है, और जब ये गैसों का अनुपात बिगड़ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तब हम बोलते हैं वायु प्रदूषित हो जाती है। आजकल क्या हो रहा है, जब पेट्रोलियम जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, तो इसके कारण से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में आ जाते हैं और वो पानी में घुलकर जो है वो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, एसिड रेन जिसको बोलते हैं, है ना। एसिड रेन जो है वो किस हद तक नुकसान कर सकती है, हमको त्वचा का कैंसर हो सकता है, साथ ही हमारी फसलों को नष्ट कर देती है, वो खाने की चीजों को खराब कर देती है। उसके बाद जो है वो हमारी जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं जैसे ताजमहल वगैरह, उनका जो है वो क्षरण चालू हो जाता है। क्षरण मतलब कि वो घिसने लगते हैं, धीरे धीरे जो है वो खराब होने लगेंगे पूरी हद तक। तो ये अम्लीय वर्षा हो गई, वायु प्रदूषण के कारण से अम्लीय वर्षा होती है। अच्छा, यहाँ पर एक पौधे के बारे में जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी बुक में भी आया है वो जिक्र, उसको बोलते हैं लाइकेन का पौधा, है ना। लाइकेन नामक जीव, बोल रहे हैं जीव, लाइकेन नामक जीव, बता रहा हूँ क्यों बोल रहे हैं। ये लाइकेन जीव जो है वो मुझे मालूम है आप लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा लेकिन देखा जरूर होगा, नाम पहली बार सुना है लेकिन देखा जरूर होगा। ये लाइकेन नामक जीव जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अति संवेदी होता है ना। और क्या कर देता है, ये हमें वायु प्रदूषण के बारे में बता देता है। लाइकेन नामक जीव वायु प्रदूषण का स्तर बता देता है। आप देख लेते हैं ये लाइकेन क्या होता है और किस हद तक हमको जो है वो मदद करता है वायु प्रदूषण के नॉलेज के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, लिखते हैं लाइकेन। अच्छा, इसकी स्पेलिंग होती है LICHEN, है ना, लाइकेन। आप इसको हो सकता है लिचेन पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर CH का जो है वो लाइकेन के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपने पेड़ पौधों, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वहां पर ऐसी फोटो जरूर देखी होगी जहां पर आपको पेड़ के तने पर ऐसी व्हाइट व्हाइट पैचेस दिख रही होंगी। ये जो व्हाइट व्हाइट फंगस जैसी चीज लगी हुई है, एक्चुअली में ये फंगस ही है ना। मैं बता रहा हूँ क्या होती है ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की चीज दिख रही है इसको बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। ये लाइकेन बहुत तरह का पाया जाता है, ये भी एक तरह का लाइकेन है, ये भी एक तरह का लाइकेन है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ये भी एक लाइकेन है और पेड़ की सतह पर ही पाया जाता है। ये भी लाइकेन है, व्हाइट कलर का, ये भी लाइकेन है, ये भी लाइकेन है। लाइकेन दो चीजों का मिक्सचर होता है, लाइकेन दो चीजों का मिक्सचर होता है। एक होती है फंगस, फंगस याद है, कुछ कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा था अपन ने, फंजाई जिसको बोल रहे थे, फंगस, है ना। तो एक तो फंजाई, साथ साथ जो है ये दूसरी चीज का भी मिक्सचर होता है जिसको हम एल्गी बोलते हैं या फिर हिंदी में बोलते हैं शैवाल। शायद आपने शैवाल का नाम सुना होगा, शैवाल का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, कई का नाम सुना है, कई जम जाना, कई सुना है भैया, सुना है। हाँ, जो नदी किनारों के, नदी वगैरह जो जल स्रोत के तट होते हैं वहां पर क्या होता है, पत्थर जो है उस पर हरी हरी, बिल्कुल हरी हरी चिकनी सी घास जम जाती है और उस पर पैर बहुत जम के फिसलता है। तो वो जो कई होती है ना, उसका काई है वैसे सही, काई जो होती है वो एक प्रकार की शैवाल है ना, वो शैवाल है। और फंगस क्या होती है आपको पता है, फंगस जो अचार वगैरह में लग जाती है, ब्रेड वगैरह में लग जाती है, कुछ समय तक रखी रहती है तो रेशे रेशे सी होती है। ये शैवाल और फंगस दोनों आपस में मिल जाते हैं, आपस में एक नए जीव का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइकेन, है ना। तो जो लाइकेन होता है ये पेड़ों की छालों पर पाया जाता है, इवन दो पत्थरों पर भी पाया जाता है, पत्थरों पे भी ये व्हाइट पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये लाइकेन जो है वो पेड़ों की छालों पर और पत्थरों पर पाया जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, वैसे तो इसको क्लासिफिकेशन करें तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन मतलब कि इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करें तो इसके जो है वो मेनली 3 प्रकार हैं, लेकिन भारत में जो है वो 2000 से अधिक लाइकेन की प्रजातियां पाई जाती है, 2000 से अधिक, है ना। और वाकई अब आप बोलोगे भैया इसका वायु प्रदूषण से क्या लेना देना, ये आप हमको पढ़ा क्यों रहे हो, लाइकेन क्यों जरूरी है या वायु प्रदूषण से क्या है। ये लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का एक तरह से इंडिकेटर है, इंडिकेटर मतलब कि संकेतक है। ये हमको बताता है कि उस एरिया में वायु प्रदूषण किस मात्रा में है। जब भी जिस एरिया में वायु प्रदूषण ज्यादा होगा तो सल्फर के ऑक्साइड ज्यादा हो जाएंगे, और ये सल्फर के ऑक्साइड के प्रति संवेदी होता है बहुत ज्यादा। तो क्या होता है, जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पेड़ों पर लगने वाले लाइकेन की मात्रा कम होगी, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लग रहा होगा, हो सकता है लग ही ना रहा हो लाइकेन, है ना। और जिस एरिया में वायु प्रदूषण कम होगा वहां पर जो है वो लाइकेन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। अगली बार आप कभी भी ऐसे एरिया में जाओ
जहां पर पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है तो पेड़ों की छाल देखिएगा ध्यान से, आपको कुछ फफूंद जैसी लगी हुई मिलेगी, छाल नहीं, छाल के ऊपर फफूंद जैसी दिखेगी। वो व्हाइट भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है, आपको अभी जस्ट मैंने दिखाया आपको किस तरह की हो सकती है, वो इतने टाइप की हो सकती है ना, व्हाइट भी हो सकती है, इस तरह की हरी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, और छोटे पैचेस भी हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये देखो एक पैचेस दिख रहा है, ये पैच दिख रहा है हरा। जब ये मात्रा ज्यादा होती है, ये भी एक देखो, ये ज्यादा बड़ी वाली है, ये भी एक क्या है, लाइकेन ही है, ये कम है। देखो आपने अभी अभी तक मुझे नहीं मालूम आपने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन देखो ये एक और ये लाइकेन जो है ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पर पेड़ पर। तो लाइकेन पता नहीं अभी आपने फोकस किया कि नहीं करा, एक इस तरह से भी लाइकेन आपने देखी होगी, पेड़ों की छालों पर दिखती है, इस तरह से भी दिखती है। तो ये फंगस जो है वो, जब भी आप अब किसी पेड़ वाले एरिया में जाओ जहाँ जंगल जैसा एरिया, वहां पर पेड़ों पर बिल्कुल फोकस करना, ये लाइकेन की परत आपको दिख जाएगी। अगर ये लाइकेन बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ के तने पर स्थित है, अगर है, तो वहां पर वायु प्रदूषण बहुत कम होगा। क्या बोला मैंने, लाइकेन अगर ज्यादा है तो वायु प्रदूषण कम होगा, और अगर लाइकेन ना के बराबर है ही नहीं, अगर आप अपने आसपास के पेड़ देख लीजिएगा, लाइकेन बहुत कम मात्रा में होगा, इसका मतलब ये है कि आप वायु प्रदूषित वाले एरिया में ले रहे हो, वहां पर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, जिसके कारण से लाइकेन पनप नहीं पा रहा है। अच्छा, लाइकेन क्यों नहीं पनपता है सल्फर डाइऑक्साइड में? तो लाइकेन लाइकेन एक जीव है जो कि पेड़ों के तनों पर पाया जा रहा है, और कोई जैसे मान लो कोई जीव होता है, जैसे पेड़ है, तो उसको पोषण के लिए जड़ों की आवश्यकता होती है, वो मिट्टी से पोषण लेता है। हम भोजन करते हैं तो भोजन जो है वो हम खाने से ले रहे होते हैं, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, अंगों में जो है वो काम करने की शक्ति आती है। अब लाइकेन भी जीव है, इसको भी जिंदा रहना है, तो ये अपने भोजन का जो प्राप्ति करता है, ये वायुमंडल से कर रहा होता है, अपने आसपास के वायु से कर रहा होता है अपने भोजन की प्राप्ति। नमी के कारण से ज्यादा इसको फायदा होता है। तो जब नमी उसमें कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है वायुमंडल में ज्यादा मात्रा में, तो ये जो है वो अपना इसके भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है, और ये ज्यादा मात्रा में फल फूल नहीं पाता है, जिसके कारण से हमको क्या पता चल जाता है, हमको ये पता चल जाता है कि फलाने एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, जिसके कारण से पेड़ों पे क्या नहीं लग पा रही है, लाइकेन नहीं लग पा रही है। तो आज आपने लाइकेन के बारे में सीखा कि लाइकेन क्या होता है और किस लिए जरूरी है, ये किस तरह से वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषण का इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। कौन सा पौधा, लाइकेन का पौधा। दिखता कैसा है, ये दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर मैंने बहुत सारी फोटोज दिखा दी है, इसके वीडियो, अच्छा पत्थर पे भी लग जाता है, यहाँ पर देखो आपको पत्थर भी दिख रहा है, पत्थर पे भी लाइकेन की उपस्थिति देखी जा सकती है। पत्थर पे ये लगा हुआ है, तो ज्यादा मात्रा में होता है तो ये बड़े हो जाते हैं ना। तो ये दो चीज का मिक्सचर है, शैवाल और फंगस, है ना। फंगस मतलब कि आप फंजाई जिसको बोल सकते हैं, फंजाई, और एल्गाई मतलब शैवाल, दोनों का मिक्सचर है ये। ऐसा जीव जीव है और एक प्रकार का, जो कि फंगस और शैवाल के मिक्सचर से बना हुआ है ना। तो ये लिचेन हो गया। अगर लिचेन के आप भारत में बात करो तो वीडियो आपको पता चलेगा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे लिचेन के बारे में, लिचेन नहीं लाइकेन होता है सही शब्द, प्रोनाउंसिएशन लिचेन नहीं पढ़ सकते इसको, अंग्रेजी की खूबसूरती है ये। अपन थोड़ा सा एक वीडियो देख लेते हैं जिसके कारण से हमको लाइकेन के बारे में पता चल जाए। और मैंने बताया आपको ये 2000 प्रकार प्रजाति पाई जाती है भारत में इसकी, इसके कारण से जो है वो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। इसका एक वीडियो है जिसमें इन्होंने प्रकारों के बारे में चर्चा करी है, इन्होंने पूरा यूट्यूब पे चैनल खोल दिया है भैया लाइक। हाँ पूजा। भैया कुछ दिख नहीं रहा है, स्क्रीन पे पूरा ब्लैक ब्लैक आ रहा है। बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है क्या? नहीं भैया दिख रहा है बेटा आपकी नेट की स्पीड स्लो होगी। ये देखो यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो ये दिखा रहे हैं लाइकेन। ये देखो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये देखो ये नॉर्मली ऐसे ऐसे पैचेस दिख रहे होते हैं हमको, है ना। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये पास से जो है इनके हाथ में जो है एक लेंस रखा हुआ है, जैसे घड़ी वगैरह के पुर्जे सुधारते हैं ना, वो छोटा वाला लेंस है। और ये उस लाइकेन को जो है वो पास से जूम करके देखते, जूम करके मतलब बहुत पास से देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जिससे जो है ये उसका लाइकेन का प्रकार बता पाते हैं। ये वैज्ञानिक ही हैं, एक तरह से शोध कर रहे होते हैं, लाइकेन पे शोध कर रहे हैं। तो ये पास से क्या देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो पता, ये जो आपको व्हाइट पैचेस दिख रहा है ना, ये पूरा के पूरा लाइकेन है।
है ना। तो ये पेड़ों पे पाया जा रहा है। ये कहाँ के वन है? ये वेस्टर्न घाट के वन है। वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? जो हमारा मुंबई से लेकर केरला तक फैला हुआ है हिस्सा है, उसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। वहां पर जो है वो वर्षा वन है। वहां पर ये लाइकेन के बारे में जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। तो पेड़ों को जो है वो पास से देख रहे हैं। ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ये लाइकेन वाला एरिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पेड़ों पर पाया जाता है, पत्थरों पर भी पाया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको। यहाँ देखो, इस पर भी जो है वो लाइकेन के पैचेस पाए जा रहे हैं। जहां पर वायु प्रदूषण होगा वहां पर हमको कुछ भी लाइकेन का प्रूफ नहीं दिखेगा। लाइकेन हमको कुछ भी नहीं दिखने वाला है, दिखने नहीं वाला है ना। और अगर वायु प्रदूषण नहीं होगा तो लाइकेन अच्छी बड़ी मात्रा में दिखेगा, ज्यादा मात्रा में दिखेगा। तो लाइकेन के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा किस बारे में चर्चा की है बुक में। इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है आपका जल एक अद्भुत द्रव। जल के बारे में बात आने वाली है कि जल जो है वो किस लिए काम करता है। तो जल के बारे में मेरे ख्याल से हम चर्चा कर चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जल की प्राप्त करने की मेन सोर्स क्या है। और हम इस पे आपने बहुत अच्छे से बात भी करी है। मैंने आपको बताया भी है जल क्या होता है, कहाँ से मिलता है, हम पीने का जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कुछ आपको सिखाने की जरूरत है। जलाशय को प्रदूषित क्यों करते हैं? जल प्रदूषण क्या होता है? जल प्रदूषण आपको पता है मेरे ख्याल से, ये तो बच्चों वाली चीज है। आपको इसके बारे में जनरल नॉलेज के बारे में पता है कि यदि हम कपड़े धोते हैं तालाब में, या फिर पशुओं को नहलाते हैं, या फिर फैक्ट्रियों का गंदा पानी उसमें मिलाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, पानी जो है वो प्रदूषित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे नाला बहुत अच्छा उदाहरण है। नाला जो है वो छोटे तालाब से पानी निकल रहा होता है। अच्छा, एक और यहाँ पर बात है, छोटे तालाब का पानी हम पीते क्यों नहीं है? छोटा तालाब पानी जो है वो पीने लायक सच में है ही नहीं, है ना। उसका पानी ना ही भोपाल में सप्लाई किया जाता है, क्योंकि उसके पानी में जो है वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पीने लायक नहीं है वो पानी, है ना। इसलिए जो है वो नाले को ज्यादा मात्रा में उसको पीने के सोर्स के रूप में उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं हम। नहीं तो अगर पीने लायक होता तो नाला एक नहर के रूप में बन जाता और वो शायद पूरे भोपाल की प्यास बुझा भी रहा होता, है ना। इसलिए उसको सुधार भी नहीं रहे। नहीं तो सुधार चुके होते हो, बहुत अच्छा कर चुके होते नाले को, है ना। पीने का पानी लायक बना सकते हैं उसको। लेकिन छोटे तालाब का पानी पीने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? नगर निगम ही बता सकता है, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो बात क्या कर रहा था मैं, पानी गंदा होने की रीजन जो है वो प्रदूषण के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। उसमें बुक में जो है वो कुछ मेन तो जल प्रदूषण के बारे में मेरे ख्याल से आपको मामला सब कुछ क्लियर है। बेसिक सी बातें हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पॉइंट लिखे हुए। जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, ये पदार्थ कीड़ानाशी या उर्वरक हो सकते हैं। उर्वरक मतलब खाद वगैरह। खाद और जो खाद और उर्वरक में भी फर्क होता है, वो भी पढ़ेंगे अभी अपन, है ना। लेकिन ये जो है वो कृषि के लिए यूज किए जाते हैं, उसको मिलाना। कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ, जाहिर सी बात है फैक्ट्री में जो विषैले पदार्थ यूज होते हैं वो पानी में जाते हैं, तो वो जो है वो हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उससे जल प्रदूषित हो जाता है। इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना, घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधे और जंतुओं द्वारा उपयोग की जाती है। किसी भी तरह परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जलाशय में अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो जो आपको ये मालूम है कि मछली जो है वो जल में ही सांस ले रही होती है, तो पानी में जो है वो ऑक्सीजन घुली रहती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जो जलों में पौधे होते हैं ना, वो पौधे जो है वो कुछ मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं, जो ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुल जाती है, और मछली जो और जलीय जीव जो है वो उसी ऑक्सीजन को जो है वो उनके गलफड़ों के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो ये पौधों को अगर हम नष्ट कर देंगे, ये पौधों को अलग कर देंगे, तो उसके कारण से क्या होगा, जल में जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होगी, कम हो जाएगी, और जो है वो जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो जल ही पौधों की एक महत्वता है जल प्रदूषण को कम करने के लिए, और वो बनी रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा अगर हम उसको हटा देते हैं तो। तापमान में परिवर्तन, जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वहां के एक विशिष्ट तापमान के कारण अनुकूल होते हैं। उस तापमान में अचानक परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होगा या प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। विभिन्न प्रकार की जंतुओं का अंडे और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो जो जल में बेसिकली ये बोलना ये चाह रहे हैं, तो जल का प्रदूषण स्तर कम करने का एक रीजन है वो वहां पर उपस्थित जलीय जीव है। अगर मछली वगैरह वहां पर रहती हैं ज्यादा मात्रा में, तो जल जो है वो गंदा नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो है मछली अगर वहां पर रही ऑक्सीजन निकाल करेगी, ऑक्सीजन अगर ग्रहण भी करेगी तो अपशिष्ट का निर्माण भी करेगी। अपशिष्ट जो है वो डिकम्पोज होकर अच्छा पदार्थ बनाएंगे, अपघटित पदार्थ होकर जो है वो खाद के रूप में, मतलब वहां पर जो है वो इकोसिस्टम डेवलप रहेगा। उसके अपशिष्ट के कारण से जो है वो नए पौधे भी उगेंगे, जिसके कारण से पदार्थ
पूरे जलाशय का एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। इकोसिस्टम मतलब कि मछली को खाने के लिए उधर ऑक्सीजन भी चाहिए, खाना भी चाहिए, साथ साथ जो है वो वातावरण उसका ऑक्सीजन का लेवल भी बना रहना चाहिए, क्योंकि पौधे ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। तो ये पूरी सब चीजें संतुलित अवस्था में होना चाहिए, किसी भी मात्रा में ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधे ज्यादा हो जाएंगे तो भी दिक्कत, मछली ज्यादा हो जाएंगी तो भी दिक्कत, मछली पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी तो भी दिक्कत। तो ये पॉइंट वो यही बता रहे हैं कि यदि हम तापमान में परिवर्तन लाते हैं तो मछलियां जो है वो तापमान पर डिपेंड करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन अगर अंटार्कटिका वगैरह में चले जाए तो वहां पर ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है, वहां पर जो मछलियां रहती हैं उनको ठंडे इलाके में रहने की जरूरत है ना। और ऐसी फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों की फिश अलग अलग होती हैं, और उनमें तापमान में परिवर्तन भी खूब पाया जाता है। अगर आप किसी समुद्री मछली को निकालकर यहाँ झील में डाल दोगे वो मर जाएगी। अगर आप में से किसी के घर में मछली पाली हुई है आपने, तो आप देखोगे पानी को कितना साफ करना पड़ता है, पानी में कितनी बार चीजें डालना पड़ती है, उसका एसिड एसिड लेवल बनाए रखना पड़ता है, ताकि वो मछलियां जो अगर आप नहीं बनाओगे तो मछली में फंगस लग जाएगी और मर जाएंगी, है ना। ऐसे जलीय जीवों के साथ भी होता है। अगर हम उनके टेम्परेचर में ज्यादा फर्क कर देंगे, जलीय जीव नष्ट होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, मरने लगेंगे, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, जो तालाब होगा उसका इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, है ना, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, पौधे और जीवों की संख्या जो है बिगड़ जाएगी, जिसके कारण से क्या होने वाला है, जल प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट लिखे हुए थे जल प्रदूषण के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और जल कहाँ से प्राप्त होता है वो तो मैं समझा ही चुका हूँ। अगला टॉपिक जो आने वाला है वो मृदा के बारे में आने वाला है। उसके बारे में हम कल ही चर्चा कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है।